Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे 18th ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। देखिएगा रिसेंटली बिहार में इलेक्शन कंक्लूड हो चुके हैं, तो आखिरकार इन इलेक्शन का रिजल्ट क्या है वो हम देखेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 17 टोटल 17 नए इनिशिएटिव पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं बिहार इलेक्शन में। इनकी सक्सेस के बाद इनको अब आने वाले सभी असेंबली इलेक्शन में लागू करने की घोषणा की गई है। तो ये 17 नए इनिशिएटिव क्या थे जो पहली बार बिहार असेंबली इलेक्शन में इंट्रोड्यूस किए गए, और ऐसे कौन से इंसिडेंट हैं जो 1951 के बाद पहली बार बिहार इलेक्शन में देखे गए, वो सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा हमें बात करनी है हमारे देश के क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, और 4 क्रिटिकल मिनरल्स के जो रॉयल्टी होती है उसके बारे में कुछ अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ माइन से। हम उस अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम अपने देश के 2 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस के बारे में, या आप कह सकते हो कि ब्लू बीच के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड पीडीएफ के लिए कोई परेशान नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सभी फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है या फिर बैंकिंग एग्जाम्स। ओके, इसके अलावा कल इवनिंग में मैंने आप लोगों के साथ वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ शेयर की थी। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए पहली न्यूज आती है। 2 बीचेस ऑफ ओडिशा वंस अगेन रिसीव ब्लू फ्लैग ग्लोबल स्टैंडर्ड। ऑलरेडी ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस थे, वापस से इनको ब्लू फ्लैग स्टैंडर्ड या ब्लू फ्लैग ग्लोबल सर्टिफिकेशन दिया गया है। कौन कौन से बीच है? एक है सुनापुर बीच जो कि ओडिशा राज्य में है, और दूसरा है पुरी बीच। इनको 2025-26 के लिए प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। जो सुनापुर बीच है ये आपको गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा स्टेट में देखने को मिलेगा। एंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तीसरी बार लगातार इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अगर हम पुरी के गोल्डन बीच के बारे में बात करें, तो पुरी के गोल्डन बीच को 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उन बीचेस को दिया जाता है जो क्लीन होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल बीचेस होते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। ऐसे बीचेस को हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देते हैं। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ये 1985 में स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, लेकिन 2001 से इसे यूरोप के बाहर भी इम्प्लीमेंट किया जाने लगा। डेनमार्क बेस्ड एक संस्था है, ठीक है, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। इनके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। 33 कैटेगरीज में बेसिकली रैंकिंग की जाती है, और 33 इसके क्राइटेरियाज होते हैं जिनके आधार पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के 5 ऐसे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, और 2025 में जनवरी मंथ में कपाड़ बीच जो कि कोझिकोड केरला में है, और चाल बीच जो कि कन्नूर में है, इनको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि सुनापुर बीच कहाँ पर है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला, तो ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा राज्य में है। और गोल्डन बीच कहाँ है? पुरी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा रिसेंटली अपनी एक कॉन्फ्रेंस में कुछ डेटा को रिवील किया गया। हम उसी डेटा पे बात करने वाले हैं। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट पेटेंट फिलर। जैसे कि हमारे देश के जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ नया इनोवेशन करते हैं, हमारे देश के डिजाइनर कुछ नए डिजाइन बनाते हैं, तो क्या कराते हैं? उसका पेटेंट कराते हैं, पेटेंट फिल किया जाता है। तो इसमें बताया गया कि 2024 में भारत में 63,63,000 पेटेंट फिल करने के लिए डाले गए। ठीक है, और ग्लोबली भारत की रैंकिंग 6वें स्थान पर है। सबसे ज्यादा जो पेटेंट फिलिंग की एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो चाइना से हुई है। चाइना के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद जापान है, और इंडिया 6वें स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा।
इतना ही नहीं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा बताया गया कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भी भारत की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। भारत 2020 में 48वें नंबर पे था, लेकिन यहाँ पर 2025 में आपको इंडिया 38 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 38 नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में WIPO के नाम से जानते हैं, ये इस रैंकिंग को या इंडेक्स को पब्लिश करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें टॉप रैंक कंट्री कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड अमेरिका। ठीक है। और भारत वर्ल्ड में 6वें स्थान पर है पेटेंट फिल करने के मामले में। 2024 में भारत के लोगों के द्वारा 63,000 पेटेंट को फिल किया गया है। ठीक, ये डेटा यहाँ पे पब्लिश हुआ। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 193 मेंबर नेशन है, और 1975 में भारत ने WIPO को ज्वाइन किया था। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो KVS और NVS की भी वैकेंसी आउट हो रही है, राइट? तो आप उसमें मतलब देखो, जो KVS और NVS की वैकेंसी है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए है। तो बिल्कुल आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5,000 कुछ वैकेंसी है, जो कि एक बड़ा नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पर हर कहीं एक टॉपिक मेंशन होता है विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये स्टैटिक पॉइंट आप लोगों के लिए इंक्लूड किए गए हैं। बेसिकली हमारे जो करंट अफेयर्स के सेशन है, इसमें हम करंट के साथ साथ जहां जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम स्टैटिक भी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ही पैकेज में मतलब 30 मिनट की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे सेशन है। डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आप चाहो तो कोई भी पेपर उठा के देख सकते हो। ये मैं झूठा दावा नहीं कर रही हूँ, आप उठाकर पेपर देखिए, उसके बाद बोलिए। ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए अब बात कर लेते हैं कैच द रेन कैंपेन के बारे में। देखिएगा, हम सभी को पता है कि हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम है, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो रेन वाटर आता है, उसे हमें क्या करना चाहिए, स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है, हमें वाटर के कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमारे देश में कई सारे कैंपेन रन किए जाते हैं, जैसे कि कैच द रेन कैंपेन। मतलब जो बारिश का पानी है उसको हम क्या करें, रिस्टोर करें, उसको स्टोर करें, कंजर्व करें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें। इसके लिए अलग अलग राज्य, अलग अलग म्यूनसिपालिटी, अर्बन बॉडीज है ना, काम करती हैं। इसलिए इन्हें जल संचय अवार्ड दिए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं जल संचय अवार्ड्स पे बात करने वाले हैं। और ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा दिए जाते हैं। और रिसेंटली नई दिल्ली में एक सेरेमनी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अनाउंस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अंडर द मेजर कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम जल संचय जल भागीदारी। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का ही एक पार्ट है। जल संचय जन भागीदारी मतलब कम्युनिटी प्रोग्राम में लोगों को इनकरेज करना, और वो भी साथ में आके वाटर कंजर्वेशन का काम करें। ठीक है। यहाँ पर अवार्ड कैटेगरी देखेंगे, सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड दिया गया है तेलंगाना को, इसके बाद छत्तीसगढ़, और फिर राजस्थान है। देखो, एक केवल तेलंगाना याद नहीं करना है, टॉप 3 स्टेट्स याद रखने हैं आपको, क्योंकि हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाए। हो सकता है तेलंगाना ऑप्शन में ही ना हो, सीधे छत्तीसगढ़ ऑप्शन में डाल दें, ऐसा करता है एग्जाम में, ऐसा होता है। ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आपको तेलंगाना है, फिर छत्तीसगढ़ एंड देन राजस्थान आपको मिल जाएगा। ना बात करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। तो अलग अलग राज्यों में जो म्युनिसिपालिटीज होती हैं, उनके द्वारा भी कंजर्वेशन प्रोग्राम रन किए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फर्स्ट नंबर पे है, तेलंगाना की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेकेंड नंबर पे, और उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगी। तो हमने राज्य देख लिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देख लिया। अर्बन लोकल बॉडी, MP वालों, अपकमिंग जो MP कांस्टेबल एग्जाम है या MPPSC एग्जाम है, वहां पर ये क्वेश्चन मिल सकता है। मध्य प्रदेश का गुना, गुना आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी में आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन आपको मिल जाएगा।
मतलब फर्स्ट नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, सेकंड नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर है एंड थर्ड नंबर पे डिफेंस है। ठीक है। एनजीओ कैटेगरी में आपको मिलेगा जल तारा भुजताल बचाओ। ठीक है, ये आपका एक एनजीओ है जिसको अवार्ड दिया गया है। फिर बेस्ट यहाँ पे इंडस्ट्री एसोसिएशन में अवार्ड दिया गया है फिक्की वाटर मिशन और एसोचैम को। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैंने मेंशन कर दी है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत 6 सितंबर 2024 में हुई थी। आजकल पूरी डेट पूछी जाती है, तो 6 सितंबर 2024 को सूरत गुजरात से जल शक्ति कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की गई थी। ये 3C के मंत्रा पे काम करता है, मतलब कम्युनिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉस्ट। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अभी तो बहुत सारी बातें करना बाकी है। अभी तो हमें असेंबली इलेक्शन देखने हैं बिहार के, मूडीज की रैंकिंग भी हमें देखनी है, भारत की जीडीपी क्या रहेगी, भारत में इन्फ्लेशन कितना रहेगा, सारी बातें हम करेंगे। लेकिन पहले छोटी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें लास्ट 4 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम आपके साथ मैंने शेयर की थी। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देखेंगे। ठीक है, आने वाले एग्जाम में और इंटरव्यू में हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा एवरी मंथ बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें कंप्लीट मंथ का बैंकिंग करंट अफेयर्स रहता है, आपके आरबीआई के सर्कुलर रहते हैं। आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, केवल 25 रुपए में, विद एमसीक्यू है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। मोर अपडेट के लिए आप पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन विजिट करना, वहां पर पेड नोट्स में जाना और आपको ये मैगजीन मिल जाएगी। साथ ही साथ एक और मैगजीन मिलेगी जिसमें टॉप 300 एमसीक्यू और वन लाइनर्स को इंक्लूड किया गया है। क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं ऑपरेशन बुलियन ब्लेज के बारे में। यहाँ पर देखिएगा, बुलियन मतलब आप समझते हैं ना, सिल्वर गोल्ड के जो बार हैं, बिस्किट्स हैं, कॉइन है, वो बुलियन कहलाते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रिसेंटली ऑपरेशन बुलियन ब्लेज को लॉन्च किया था मुंबई में। और इसके अंतर्गत जो इलीगल तरीके से बुलियन मतलब गोल्ड और सिल्वर की तस्करी की जाती है, उस सिंडिकेट को पकड़ना इसका पर्पस था। लगभग 11 kg गोल्ड को मुंबई पर पकड़ा गया है और इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन बुलियन ब्लेज। इसके अलावा अमेरिका में भी एक ऑपरेशन रन किया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन सदर्न स्फीयर। तो यहाँ पर देखिएगा, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं वहां पे लगातार ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है। तो ऐसे ड्रग ट्रैफिकर्स के कार्टल को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सदर्न स्फीयर को चलाया गया था और एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इसको रन किया था अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन किससे संबंधित हैं और कौन रन कर रहा है ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, डीआरडीओ डेवलप्स न्यू जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। यहाँ पर देखिए एक अंडर वाटर व्हीकल दिख रहा है, मतलब एक ये मैन पोर्टेबल है, मतलब इंसान को पानी के नीचे ले जाएगा, जिससे हम मिनरल्स को और नई माइंस को, नई अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर कर सके। तो एक कॉम्पैक्ट मतलब छोटे साइज का लाइट वेट अंडर वाटर व्हीकल सिस्टम है जो कि किसी भी व्यक्ति को पानी के नीचे ले जा सकता है, जिससे हम इजीली डिटेक्ट कर सकें, क्लासिफाई कर सकें जो अंडर वाटर माइंस अवेलेबल हैं। इसे डेवलप किया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम ने, और इसका जो पूरा डिजाइन है और जो ऑपरेशन रन हो रहा है वो डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसने बनाया है और क्या काम करेगा। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स न्यू रॉयल्टी रेट फॉर 4 क्रिटिकल मिनरल्स। अब आपकी कोई माइन है, डिस्कवरी हुई है, अब माइंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। अलग अलग जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और माइनिंग्स करते हैं, और माइन करने के बाद ऑब्वियस सी बात है रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो दी जाएगी, क्योंकि माइंस या कोई भी प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही तो है ना। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट के द्वारा 4 क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जर्कोनियम, इन 4 मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स की रॉयल्टी रेट को डिफाइन किया है। क्या गवर्नमेंट के पास अधिकार है? आंसर है यस। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के अंदर रॉयल्टी रेट्स डिफाइन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ग्रेफाइट की जो रॉयल्टी रेट है उनकी उसकी क्वालिटी के हिसाब से है, उसमें जो कार्बन परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन किया गया है। ठीक है, 2% रॉयल्टी हायर ग्रेड ग्रेफाइट्स के लिए है। ठीक है, एंड
4% फॉर लोअर ग्रेड ग्रेफाइट के लिए है। सीजियम और रुबिडियम के लिए 2% रॉयल्टी है। जर्कोनियम के लिए 1% आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं नयोमा एयरबेस के बारे में। तो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये लद्दाख है, यहाँ पर गलवान वैली है, ये सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर यहीं पर आपको लद्दाख में, यहाँ देखो लद्दाख में आपको ये लद्दाख में यहाँ पर ये है नयोमा एयरबेस, जो कि 13,700 फीट पर है और वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बनाया गया एयरफील्ड आपको देखने को मिल जाएगा। नयोमा कहाँ है? लद्दाख में है। तो इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली नयोमा एयरबेस, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, इसमें अपने ऑपरेशन को शुरू किया है और रिसेंटली C-130J एयरक्राफ्ट की यहाँ पर लैंडिंग कराई है। ठीक है, तो ये आपको ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर को भविष्य में उतारा जाएगा और ये जो एयरफील्ड है वो 13,700 फीट पर वर्ल्ड की हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बनाई गई आपको एयरफील्ड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो नयोमा लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि LAC से केवल और केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ओरिजिनली ये 1962 में बनाया गया था, मतलब जब इंडिया चाइना के वॉर का समय आप देखेंगे। ठीक है, फिर उसको शट डाउन कर दिया गया, फिर 2009 में वापस से एक्टिवेट किया गया, फिर इसको शट डाउन कर दिया गया, फिर 2023 में BRO ने यहाँ पे देखा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसके अपग्रेडेशन का काम शुरू किया और फाइनली 218 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ ये तैयार हुआ है और नवंबर 2025 में इसके ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है अराइज प्रोग्राम। अराइज का फुल फॉर्म क्या है? Accelerating Resilient Investment and Innovation for Sustainable Economies। अभी आपको पता है COP30 की मीटिंग हो रही थी ब्राजील में, वहीं पर अराइज प्रोग्राम को शुरू किया गया है। एट द COP30 क्लाइमेट समिट इन ब्राजील, द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने की है। कहाँ पर की है? COP30 की मीटिंग में। अराइज का मतलब है एक्सेलरेटिंग रेजिलेंस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज, और यहाँ पर इनिशियली जर्मनी और स्पेन ने फंडिंग भी शुरू कर दी है। ठीक है, अगर हम क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बात करें तो ये बेसिकली जो आपकी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है या जो डैमेज होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उनको फंडिंग करने का काम करता है। और 2008 में इस फंड को तैयार किया गया था अंडर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड काम करता है, इस बात को याद रखना है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे देश के निर्यात को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। ठीक है, जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, और ये 25,000 करोड़ रुपए का मिशन है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिसका बजट 25,060 करोड़ रुपीस, मतलब 25,000 करोड़ रुपए है। और ये मिशन 2025-26 से आपको 2030-31 तक देखने को मिल जाएगा। इसका पर्पस सिंपल है, भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की शुरुआत की गई है, 25,000 करोड़ रुपए का बजट है, 2025-26 से 2030-31 तक की टाइमलाइन है, और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसका पर्पस है टू बूस्ट एक्सपोर्ट थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन। इसके अंदर दो सब स्कीम काम करेंगी। पहला है निर्यात प्रोत्साहन, जो कंपनी ज्यादा निर्यात करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, तो उनको इंटरेस्ट में छूट दी जाएगी, क्रेडिट गारंटी दी जाएगी MSMEs को, और निर्यात दिशा, लॉजिस्टिक वगैरह में सपोर्ट करने के लिए। तो दो फीचर भी आपको इस स्कीम के देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया एंड नेपाल साइन LOE, मतलब लेटर ऑफ एक्सचेंज, टू बूस्ट जोगबानी। जोगबानी भारत में है एंड विराट नगर ये नेपाल में है, रेल ट्रेड। तो आपसे पूछा जाएगा कि जोगबानी विराट नगर रेल ट्रेड किन दो देशों के बीच में चल रहा है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो नवंबर 2025 में आप देख सकते हैं, ये पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने इंडिया और नेपाल एक्सचेंज लेटर ऑफ एक्सचेंज को साइन किया है।
और ये जोगबानी विराटनगर कॉरिडोर आपको देखने को मिल जाएगा, जो दोनों देशों के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, दोनों देश के बीच की ट्रेडिंग को, जो आपकी मालगाड़ियां होती हैं, जो आपके रेल बेस्ड आपके जो भी फ्रेट मूवमेंट होते हैं उनको इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ बल्क कार्गो को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, डन। तो ये शुरू किया गया है। अगर हम जोगबानी विराटनगर कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, तो ये कॉरिडोर जो है वो 1 जून 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रांट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंट से तैयार किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अगर हम इंडिया और नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल हमारे देश का एक नेबरिंग कंट्री है, और भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है वो 1751 किलोमीटर की है। 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, और इंडिया और नेपाल के बीच में जो आपकी बॉर्डर है वो ट्रिटी ऑफ सगोली से 1816 में डिसाइड की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। हम सभी को पता है नई दिल्ली में है, लेकिन इस पूरे स्टेडियम को तोड़ा जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है और वापस से रीबिल्डिंग की जा रही है। और जो ऑस्ट्रेलिया और कतार में जो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, स्पोर्ट सिटी बनाई गई हैं, उनके मॉडल पर इस स्पोर्ट सिटी को बनाया जा रहा है। तो भारत की स्पोर्ट सिटी कहाँ पर बन रही है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में बन रही है। 102 एकड़ में ये पूरा स्पोर्ट सिटी को तैयार किया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन दिल्ली टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू 102 करोड़ 102 एकड़ स्पोर्ट सिटी विथ मॉडर्न मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एथलीट फैसिलिटी। ठीक है, कतार और ऑस्ट्रेलिया के जो मॉडल है उसी मॉडल से इंस्पायर होकर इसे तैयार किया जा रहा है। अब ध्यान से समझेंगे बिहार असेंबली इलेक्शन। बिहार में रिसेंटली असेंबली इलेक्शन कंक्लूड हुए हैं। बिहार में जो टोटल विधानसभा सीट है वो 243 है। कितनी है? 243 सीट्स हैं, जिनमें से 202 सीट एनडीए को मिली है, और जो महागठबंधन है उसको 35 सीट मिली है। तो जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एनडीए है, एनडीए ये बिहार में इलेक्शन जीत चुकी है 202 सीट के साथ। ठीक है, डन इतनी चीजें। तो आपको याद क्या रखना है कि बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए, बिहार में टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 243 सीट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बिहार असेंबली इलेक्शन किसने जीता है? एनडीए ने जीता है 202 सीट के साथ। अपोजिशन में महागठबंधन एक तरीके से देखने को मिलेगा विथ 35 सीट्स। अब पहली बार यहाँ पे कुछ अचीवमेंट हुए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, हाईएस्ट एवर पोलिंग परसेंटेज ऑफ 67.13 इन बिहार। तो 1951 से, जब से भारत में इलेक्शंस की शुरुआत एक तरीके से हुई है, तो 1951 से पहली बार 67.13% आपको पोलिंग परसेंटेज बिहार में देखने को मिलेंगे। इस बार बिहार राज्य की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। तो हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन बाय द फीमेल वोटर, और फीमेल वोटर का जो परसेंटेज है वो 71.78% बिहार में देखने को मिलेगा सिंस 1951। ठीक है, इसके अलावा जीरो अपील अगेंस्ट रॉन्गफुल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी इलेक्टोरल आफ्टर एसआईआर। अब हमारे देश में एसआईआर का काम चल रहा है, आपके राज्य में भी चल रहा होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर का काम चल रहा है, इसमें देखा जा रहा है, मतलब एक नई मतदाताओं की सूची बनाई जा रही है और मैचिंग की जा रही है कि कौन से मतदाता 2003 में वोट कर रहे थे। जैसे कि मैं कोई नई मतदाता हूँ और मेरा नाम अगर लिस्ट में जुड़ा है, तो मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी क्या 2003 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, 2003 की लिस्ट में उनका नाम है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े और एक ही व्यक्ति मल्टीपल जगहों से इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर पाए, वोटिंग ना कर पाए, इसलिए एसआईआर का काम हमारे देश में किया जा रहा है। तो एसआईआर के जो डेटा आया है उसके बाद जब वोटिंग हुई है बिहार में, तो यहाँ पर जीरो अपील की गई है कि किसी ने भी गलत तरीके से वोट नहीं किया है। नहीं तो अलग अलग जो 12 पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपील नहीं की है कि कोई भी गलत वोटिंग यहाँ पर हुई है। ठीक है, जीरो रिपोल इन बिहार असेंबली इलेक्शन। तो यहाँ पे 2600 कैंडिडेट लगभग खड़े खड़े हुए थे। इन्होंने नो रिपोल रिक्वेस्ट, मतलब कहीं भी फिर से इलेक्शन नहीं होने हैं ऐसी रिक्वेस्ट है। और किसी भी जो 12 रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन्होंने भी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की है, मतलब कोई भी रिपोल नहीं है, सब कुछ अच्छे से हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 17 बिहार में पहले इनिशिएटिव लिए हैं। क्या क्या है? तो पहली बार एसआईआर किया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें जीरो अपील की गई है टू प्यूरिफाई इलेक्टोरल रोल इन बिहार, जिससे कोई भी
वैलिड बंदा छूटे ना वोट करने से और कोई भी इनवैलिड तरीके से वोटिंग ना हो सके। इसके अलावा जो बीएलओ है, जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, उनको जो पैसा दिया जाता है, जो रिम्यूनरेशन दिया जाता है, वो डबल किया गया है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, और यहाँ पे सुपरविजन के लिए सीएपीएफ हो गया और पूरी मॉनिटरिंग टीम यहाँ पे तैयार की गई थी। फास्टर डिलीवरी ऑफ एपिक विद इन 15 डेज, मतलब 15 दिन के अंदर ही मतदाताओं की सूची तैयार कर ली गई। स्टैंडर्ड फोटो आईडी कार्ड बीएलओ को दिए गए जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, बूथ लेवल जो ऑफिसर है बिहार में, इन्हें पहली बार IIIDEM दिल्ली में इनकी ट्रेनिंग कराई गई, बीएलओ की ट्रेनिंग कराई गई। और जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी तरफ से बीएलओ या सपोर्टिंग स्टाफ तैयार किया था, उनकी भी IIIT DEM दिल्ली में इनकी भी ट्रेनिंग कराई गई थी। स्पेशल सेशन बिहार पुलिस का कंडक्ट कराया गया था जिससे पूरी तरीके से हम इलेक्शन में सक्रिय रहें। ठीक है, फिर लिमिट ऑफ 1200 वोटर पर पोलिंग स्टेशन, यहाँ पे हर एक बूथ में 1200 से ज्यादा आपके वोटिंग नहीं हुई, मतलब बहुत सारे अलग अलग बूथिंग स्टेशन बनाए गए थे, पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिसमें 1200 वोटर पर पोलिंग स्टेशन देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे हम मोबाइल लेके कई बार इलेक्शन में पहुंच जाते हैं वोट करने के लिए, तो यहाँ पे मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी को बनाया गया पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहाँ पे जो कैंडिडेट मतलब जो वोटर्स आ रहे हैं वो बाहर में अपने डिपॉजिट करें अपने मोबाइल को और जाके इलेक्शन में वोट करें। सीरियल एंड पार्ट नंबर डिस्प्ले, यहाँ पे जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जनरेट होती है उसमें सीरियल नंबर और पार्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, वोटर टर्नआउट फिगर, कितने परसेंटेज लोग यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए, ये रियल टाइम में मॉनिटर किया जा रहा था बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विदाउट डिले। कैंडिडेट बूथ अलाउड टू बी सेट अप जस्ट आउटसाइड 100 मीटर ऑफ द पोलिंग स्टेशन। 100% वेबकास्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई थी और ईवीएम बैलेट पेपर कैरीड कलर फोटोग्राफ, तो कलर फोटोग्राफ आपको बैलेट पेपर में कैंडिडेट्स के देखने को मिल रहे थे जिससे थोड़ा और रिलायबल आपका इलेक्शन हो सके। तो ये कुछ इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए थे। नेक्स्ट नाम आता है पलक मुंचाल का, मुचाल का। तो पलक मुचाल का नाम आपने सुना होगा, एक जानी मानी सिंगर है जिन्होंने कई सारे अच्छे गाने गाए हैं। गाना गाने के साथ ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि सोशल वर्क भी करती हैं, जिसके कारण इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो सिंगर पलक मुचाल, इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया। इन्होंने 3800 प्लस बच्चों की हार्ट सर्जरी कराई है, इसलिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मूडीज के बारे में। तो मूडीज ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है ग्लोबल मैक्रो 2026 रिपोर्ट। इसमें इन्होंने भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को फॉरकास्ट किया है। इन्होंने बोला है कि 2026 में भारत की जीडीपी 6.4% होगी। ठीक है, 2025 में भारत की जीडीपी 7% होगी और 2027 में भारत की जीडीपी 6.5% होगी, ऐसा मूडीज के द्वारा फॉरकास्ट किया गया है। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि 2026 में भारत का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो 3.5% होगा और 2027 में भारत में जो इन्फ्लेशन है वो आपको 4% देखने को मिलेगा। फिर ग्लोबल जीडीपी देखेंगे तो 2026-27 में 2.5 to 2.6% आपको ग्लोबल जीडीपी देखने को मिल जाएगी। ये डेटा पूरा मूडीज ने पब्लिश किया है। मूडीज का डेटा एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने भारत सुरो उत्सव, ठीक है, भारत सुरो उत्सव लॉन्च कर रहा है 22 नवंबर को। तो अगर पूछा जाए कि भारत सुरोत्सव को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। भारत सुरोत्सव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो फेडरल बैंक के द्वारा। ठीक है, मद्रास म्यूजिक एकेडमी के सहयोग से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें हमारे देश के अलग अलग जो क्लासिकल सिंगर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। भारत के जो म्यूजिकल हेरिटेज है उसको शोकेस किया जाएगा। फेडरल बैंक 1931 में बना था, केरला में इसका हेडक्वार्टर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है केवीएस मनियन। ठीक, चलिए ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे। अगर आप लोग ने कल का करंट अफेयर्स का सेशन देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश का वो पहला राज्य कौन बन गया है जिसने पूरे तरीके से अपने राज्य में भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, तो आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नयोमा एयरबेस कहाँ पर
लोकेटेड है, रिसेंटली न्यूज में देखा गया, आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ठीक है। वेयर वॉज द भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव? तो भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है। नेक्स्ट है ओमैन ड्रोन, जॉइंटली अमेरिका और किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो अमेरिका के साथ साथ यूएई के मदद से ओमैन ड्रोन को तैयार किया जा रहा है, जो 50,000 फीट की हाइट तक, मतलब 50,000 फीट की हाइट पे जो ओमान सॉरी जो अबू धाबी में रिसर्च सेंटर है, वहां पर इसे तैयार किया जा रहा है ओमैन ड्रोन। यूएसए और यूएई का ड्रोन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। 6 नेशनल वाटर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में 6 नेशनल अवार्ड्स के बारे में बताया था। इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में अवार्ड किसे मिला है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या तमिलनाडु? जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपको कल के क्लास में समझाई थी, तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आप डेफिनेटली आंसर कर दोगे। तो सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करेंगे, और सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे। ओके, तो टेक केयर एंड बाय बाय।